हेलो प्लस टू क्लास। आज हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोपोटेंशियल हो चुका है और अब हम 8th प्रॉपर्टी पे हैं एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स। डी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट्स आपने देखा होगा कलर्ड होते हैं। आयरन सल्फेट आपने देखा ग्रीनिश कलर का बनता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपने देखा एक्वस सॉल्यूशन में ब्लू कलर का होता है। ठीक है, स्कैंडियम वायलेट कलर का होता है। तो ये सारे कंपाउंड्स ऑलमोस्ट कलर्ड होते हैं, है ना। कौन कौन से कोई ऐसे कंपाउंड जो आपके दिमाग में जो कलर्ड नहीं होते? सोचो, जो कंपाउंड कलर्ड नहीं होते। देखो, जैसे आपने AgCl देखा है ना, आप 10th में प्लस 1 में भी आपने रिएक्शन की होगी। AgCl बनाते हैं, AgCl के बाइट PPT होते हैं। ये भी तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये कलर नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? ZnCl2 ZnSO4 कलरलेस। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? कलर कंपाउंड्स और कलरलेस कंपाउंड्स कैसे पता लगेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका देखो, अगर किसी एलिमेंट में जो कंपाउंड बना रहा है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कंपाउंड कलर्ड होगा। ठीक है, आया समझ? मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूँ। कॉपर की एग्जांपल लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 and 3d10, right? After losing one electron, copper retains configuration of 4s0 3d10. ठीक है, 4s0 3d10। तो ये देखो, ये बच्चे फुली फिल्ड है, इसलिए कॉपर 1 के जो थोड़े बहुत कंपाउंड हैं जैसे Cu2 Cl2, ये होते हैं कलरलेस। क्या होते हैं? कलरलेस। कॉपर सिंगल पॉजिटिव स्टेट में क्या कौन से कंपाउंड बनाता है? कलरलेस कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट भी शो करता है ना। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई कॉपर 2 शोस +2 ऑरेंज स्टेट, है ना। हालांकि उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, फिर भी कॉपर +2 स्टेट शो करता है बिकॉज ऑफ हिज हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जब बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s0 and 3d9। जब 3d9 आ जाएगा बच्चे, तो उसके बाद बचेगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड क्या होगा? कलर्ड। ठीक है, आया समझ? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड। ठीक है, और फुली फिल्ड है या फुली एम्प्टी, ठीक है, तब क्या होगा? कलरलेस। ठीक है, पेज के ऊपर लिख लेना, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कलर्ड। और D0 और D10, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D0 है या D10 है, वो कंपाउंड्स क्या होंगे? कलरलेस। है ना। एग्जांपल्स भी लिख लें। देखो, अनपेयर्ड भी एग्जांपल्स, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, तो Mn2 पॉजिटिव। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है बच्चे, तो कलर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और कलरलेस की स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन कलरलेस होगा बिकॉज इट हैज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s2 3d1। 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, 4s0 3d0। ठीक है, उसके बाद कंफ्यूज न्यूक्लियस की लिखनी है 4s0 3d0, है ना। और उसके बाद क्या आएगा? स्कैंडियम का हो गया। उसके बाद आएगा जिंक लेते हैं, Zn2 पॉजिटिव, 4s0 3d10। ठीक है बच्चे, तो ऐसे पता लगता है कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड है और कौन सा कलरलेस है। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लो। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो कंपाउंड कलर्ड क्यों है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। आप लोग ये नोट कर लो। ठीक है, नोट डाउन।
तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कलर्ड क्यों है ना। देखो इसने एग्जांपल लिया टाइटेनियम की, मैं आपको उसी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा और बुक भी देख सकते हो आप, है ना। एग्जांपल देख रहे हैं इसने कौन सी ली है, टाइटेनियम +3 स्टेट में ले रहा है, ठीक है। टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम +3 स्टेट, ठीक है। मतलब ये इसकी कंप्लीशन लिखते हैं 4s2 स्कैंडियम टाइटेनियम, यानी कि 3d2 टाइटेनियम +3 4s0 3d1। तो क्या टाइटेनियम 3 पॉजिटिव कलर्ड कंपाउंड है? यस, बिकॉज इट हैज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कंपाउंड कलर्ड होगा, क्लियर। उसके बाद तो कैसे होगा कलर, है ना। अब ये वाला जो टॉपिक है, ये बच्चे टॉपिक है अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन मैं आपको इसमें समझा दूंगा तो समझ आ जाएगा। देखो जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5, डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं ग्राउंड स्टेट में, जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो स्प्लिट होते हैं, ठीक है। देखो 2 ऊपर जाते हैं और 3 नीचे आते हैं, ठीक है। दे स्प्लिट अप इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स, क्लियर। उसके बाद जो ऊपर जो ऑर्बिटल, यहाँ पे जो ऑर्बिटल होते हैं नीचे, ये होते हैं DXY, DYZ एंड DZX, ठीक है। और ऊपर जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं, ये मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगले चैप्टर में पूरा ये डिटेल में है, हमें तो अभी सिर्फ इतना समझना है कि कलर क्यों होता है ना, वो उसके लिए बता रहा हूँ। ये जो होता है, ये होता है एक ऑर्बिटल होता है DX² - Y²। ये बच्चे थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन मैं साथ में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेना बाद में सुनते सुनते, ठीक है। DX² - Y² और ये DZ², ठीक है। तो क्या होता है, अगर देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है ना। इलेक्ट्रॉन पहले नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले नीचे आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट, राइट। इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे, उसके बाद जब उस पे लाइट फॉल करेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, वो एनर्जी जो इसको यहां से यहां तक ले जाए, वो कलर हो जाएगा एब्जॉर्ब, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है, बाकी सारे ट्रांसमिट हो जाएंगे, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें दिखाई देगा जब ये वापिस आएगा, क्लियर। तो इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। ये नोट कर लो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ, कर लो। इसको नोट करने के बाद लिखना, देखो फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 3 पॉजिटिव कंपाउंड्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल, D1 लिख लो साथ में। इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन एंड येलो पोर्शन फ्रॉम द व्हाइट लाइट, ये आपको याद नहीं करना, ठीक है, बस आपको ये बताना चाहिए कंपाउंड कलर्ड है। इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन एंड येलो पोर्शन फ्रॉम द व्हाइट लाइट and blue and red portion are emitted, therefore titanium 3 positive ion appear purple, titanium 3 positive ions appear purple। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने स्कैंडियम बोला था, स्कैंडियम का कलर पर्पल होता है, स्कैंडियम कलर शो करता है, लेकिन यहाँ पे ना बुक में कलरलेस लिखा हुआ है। कलर शो होएगा जब स्कैंडियम 2 पॉजिटिव के जो कुछ कंपाउंड होंगे, स्कैंडियम बहुत रेयर 2 पॉजिटिव शो करता है, 3 पॉजिटिव ही शो करता है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ही ज्यादातर शो करता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन स्कैंडियम 2 पॉजिटिव कलर हो सकता है, ऐसा नहीं स्कैंडियम कलर होता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कलरलेस लिखो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +3 लिखी हुई, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो blue and red portions are emitted, therefore titanium 3 positive ions appears purple, ये आपने लिख लिया, ठीक है। एक एग्जांपल बहुत है, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लेना, इसके साथ पहले कर ले तो वेल एंड गुड,
ठीक है। और अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूँ, ये इसको बोलते क्या हैं, मैंने कुछ समझा तो दिया ये है क्या, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसे ये जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट फॉल करती है तो ये एक्साइट हो जाता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट में लिखो, most of the compounds of transition elements are colored, most of the compounds of transition metals are colored in the solid form or solution form. Explanation, write down its explanation. In the case of compounds of transition metals, the energies of the 5d orbitals, in the same subshell do not remain same, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा कब होता है ना, फुल स्टॉप वाले को, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोचिंग आयंस, मतलब कि जिनके साथ वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोचिंग आयंस टुवर्ड द सेंट्रल मेटल आयन, the d orbitals of the central metal split into different energy levels. This phenomena is called crystal field splitting. ठीक है बच्चे, तो उसके बाद आपने क्रिस्टल फील्ड अपने ऊपर बना ही चुके हो, ठीक है। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखो, the electrons can be easily promoted in case of d transition metals, लिख लो साथ में, in the case of transition metals ions, the electrons can be easily promoted from one energy level to another in the same d subshell. These are called DD transition. That's it. ठीक है, अंडरलाइन कर लो DD ट्रांजिशन को। Why D block elements are colored, ठीक है। क्वेश्चन आता है why D block elements are colored, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, आप लिखोगे जब लिगेंड अप्रोच करता है तो D ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, और DD ट्रांजिशन शो करते हैं। That's it, खत्म। आपको सिर्फ 1.5-2 लाइन लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, कलर हमने किसी के याद नहीं करने। आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होएगा, डायपोल मोमेंट जिनका कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और वो होते हैं डायमैग्नेटिक, मतलब कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D0 होगी या D10 होगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D0 और D10। उसके बाद ये बच्चे कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि D0 D10 वाला ही हो। मैं आपको एक केस बताता हूँ, जैसे मान लो D6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि D ब्लॉक के सबशेल आगे स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। कितने कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहले कंपाउंड बनाने से पहले तो उसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन कंपाउंड बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भी आ सकता है, हो सकता है ऊपर जाए। इसके केस होते हैं, अलग अलग केस है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सोचो, अगर ये ऑर्बिटल इतना गैप है इसमें, है ना, अगर ये मैं यहाँ पे बनाता, यहाँ पे नहीं, इतना गैप होता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता इस केस में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप होने कंफर्टेबल समझेगा, ठीक है। इसके दो केस होते हैं,
एक होता है जिसमें ये नीचे हो, एक होता है जिसमें ये ऊपर हो। अब अगर मैं ऊपर वाला केस ले रहा हूँ तो हो सकता है D6 वाला भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो जाए, ठीक है, क्लियर। मैं दूसरा बना ही देता हूँ। देखो दूसरा केस ऐसे 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे बच्चे देखो गैप कम है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो होटल में गए आप, ठीक है, आपने रूम लेना है, तो आप लोग कौन सा रूम प्रेफरेबल करोगे? फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर या टॉप फ्लोर विदाउट लिफ्ट, है ना? फर्स्ट फ्लोर ऑब्वियसली, ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर ही लोगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारी कोशिश क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहने की, है ना। लेकिन देखो ये चीज थोड़ी सी समझ लो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। पहले 3 तो यहाँ पे है, मान लो 3 रूम है वहां पे, तीनों रूम ऑक्युपाइड। उसके बाद वहां पे हमने देखा कि रूम तो ऑक्युपाइड है, ठीक है, और फिर हम नीचे नहीं ले, अगर ऊपर जाने के लिए अगर 5th फ्लोर हमें लिफ्ट के साथ मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं है, तो हम प्रेफर करेंगे, हम कहेंगे कि चलो ठीक है ऊपर चले जाते हैं, है ना। और फिर मान लो उसके बाद एक और बंदा आता है, 6th पर्सन आता है, तो वो कहाँ जाएगा? 6th पर्सन अगर उसको पेयरिंग करनी ही है, अगर किसी के साथ रूम शेयर करना ही है, तो वो कहाँ रहना चाहेगा? यहाँ या यहाँ? ऑब्वियसली नीचे, है ना। समझ आया क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अगर रहेगा तो उसको ऊपर भी जा रहा है पेयरिंग, तो वहां पे भी, ठीक है, तो बेटर नीचे रहो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी काफी दिमाग लगाते हैं, एनर्जी के साथ चलते हैं, क्लियर। मैं ये वाला एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, रब करके देखो, ध्यान से समझो। 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। पहले 3 बंदे यहाँ आके बैठ गए, पहले से बुक होके बैठ गए, है ना। अब चौथा बंदा आया, कहाँ जाएगा? चल ऊपर देखा, ऊपर दिख ही नहीं रहा, बहुत ऊपर फ्लोर जो है काफी ज्यादा ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। मान लो 10th फ्लोर है, 15th फ्लोर है, तो इतनी एनर्जी वो कहाँ से लाए कि वो ऊपर जाए, है ना। वो कहेगा ठीक है भाई इनके साथ ही शेयर कर लो, ठीक है, इट्स बेटर, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पे कम एनर्जी लगेगी। पेयरिंग में वो खुश नहीं है, ठीक है, पेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शंस होती हैं, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाने के लिए उससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे आएंगे, तो इसमें देखो ये फुली फील्ड हो गया, तो ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्लियर। तो ये कंडीशन परमानेंट नहीं है, इसको मैं रखी कर देता हूँ। तो फिर परमानेंट क्या है? परमानेंट ये है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। राइट डाउन पैरामैग्नेटिक। The substances which are attracted by the magnetic field are called paramagnetic substances. And this character arises due to the presence of unpaired electrons in the atomic orbitals. Clear? Now write down diamagnetic. The substances which are repelled by magnetic field are called diamagnetic substances, and this character arises, सारा कुछ सेम ही है, due to the presence of paired electrons in the atomic orbitals. उसके बाद ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमने समझा दी है। देखो आगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू n plus 2 का रूट। यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको याद कुछ नहीं करना, ठीक है, याद हो जाएगा, खुद से नहीं करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, याद अपने हो जाएगी। मान लो किसी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसने एग्जांपल दी होगी, कह रहा है सर, ये कह रहा है कि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है ना। पहले हम स्कैंडियम से शुरू करते हैं। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, 4s0 3d0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो n है वो क्या बताता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। n कितने? 0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0 dm।
BM यूनिट्स होते हैं बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, आप लोग मैग्नेटिज्म में फिजिक्स में करोगे। उसके बाद सेकंड स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, 4s0 3d1, n कितना आया 1, म्यू क्या आया n plus 2 1 plus 2 that is root of 3, ठीक है, root of 3 1.7, ठीक है। ये अभी लिखना मत, मेरी बात सुनो, मैं आपको ये चीज तो समझ आई नहीं होगी, ठीक है। स्कैंडियम ये कैसे करना, कैसे है, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती है, n निकालना आता है, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती है, n निकालना आता है, तो ये चीज आप सीधा कर लोगे, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा टेबल बनवा देता हूँ, हम लेंगे n 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा, ये सारा नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। तो वही मैं रख कर देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, आई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल छोड़ो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, n की वैल्यू 0, ठीक है। म्यू का फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू n plus 2 रूट इक्वल टू 0, क्लियर। सेकंड केस 1 अभी निकाला, कितना है म्यू सी का लिख दो रूट 3, कितना है 1.7, 1 के साथ 2 क्या आएगा 2 2 2 plus 2 4 4 2 का 8 है ना, और 8 का रूट 2 रूट 2 रूट 2 की वैल्यू पुट करो 2.82 है ना, 1.41 into 2, ठीक है। उसके बाद 3 n की वैल्यू 3, मेरी वैल्यू क्या है 3 plus 2 5 5 into 3 15 रूट 15। देखो 16 का एग्जैक्ट रूट कितना होता है 4, ठीक है। 15 का कितना होगा 3.89 या 3.9 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है 3.86, उसके बाद 4 plus 2 6 6 4 is 24, सेम यहाँ पे 24 25 का एग्जैक्ट रूट क्या होता है 5, तो ये 4.9 के आसपास आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 4.9, ये बचे 87 है, 4.9 भी। उसके बाद आता है 5 में नीचे अगर आपको दिख रहा है तो देख लो, मैं ऊपर भी लिख देता हूँ एक बार, 5 लिखा मैंने नीचे, ठीक है। एंड म्यू आएगा 35, ठीक है, और 35 का रूट करेंगे तो 5.9 होगा, ठीक है जी। अब देखो इसको याद करना कितना आसान है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है। और वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, पर आपको वैल्यूज ऑलमोस्ट याद ही रहेंगी, क्योंकि एक तरह एग्जैक्ट रूट्स ही हैं, ठीक है। ये 0 आ गया, रूट 3 आपको पता है, 2 रूट को मल्टीप्लाई करके आ गया 2.82, ये भी पता है। 16 का रूट पता है, 15 का भी पता है, 87 हो जाएगा। 24 25 का पता है, 24 का भी हम कर लेंगे कितना 5 से थोड़ा सा कम, यानी कि 4.9। उसके 35 6 से थोड़ा सा कम, दैट इज 5.9, क्लियर। तो इस तरह मैग्नेटिक मोमेंट्स निकलते हैं, क्लियर। ये बच्चे टेबल बना लूंगा। Next point is tendency to form complexes. That is point number 11. Formation of color compound is 9th point. Formation of color compound 9th था, 10th magnetic properties हो गया, tendency to form complexes that is 11th point.
टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्या आपने कभी डी ब्लॉक का एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट यूज किया है? आप बोलोगे यस सर, ठीक है। आयरन एज अ कैटलिस्ट इन विच रिएक्शन? इन हैवर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंसरी। फिर V2O5 यूज किया है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, क्लियर है, सरफेस में पड़ा था। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्यों? इसमें ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा शो करते हैं। इनका साइज छोटा होता है और सबसे बड़ी चीज वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण कोई भी अगर लोन पेयर देना चाहिए ये इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्लियर। तो इनका और न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होता है, तो डे की पुअर स्टिलिंग के कारण न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, हाई। तो ये तीनों पॉइंट फेवर करते हैं। कौन सा? स्मॉल साइज, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट स्मॉल साइज, वेकेंट डी ऑर्बिटल, एंड थर्ड पॉइंट इज, मैं भी भूल गया, स्मॉल साइज, वेकेंट ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियर चार्ज। ये मैं आपको लिखवाता हूं पेपर में ना, ये क्वेश्चन ऐसे पॉइंट्स में ही लिखना है, ठीक है। देखो, द हाई टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस लाइक कॉम्प्लेक्सेस एक दो लिख लो, जैसे निकल का ये दो कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस लाइक दिस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल साइज ऑफ द एटम्स, ये लिखने के बाद स्मॉल साइज ऑफ द एटम्स एंड आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स लिख लो ये पहले। चलो देखो, स्मॉल साइज ऑफ द एटम्स एंड आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। सेकंड, हाई न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पॉइंट, हाई न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड पॉइंट, availability of vacant d orbitals of suitable energy to accept lone pairs of electrons donated by other groups, lone pair of electrons donated by other groups, और उनको बोलते हैं ligands। क्या बोलते हैं? ligands which are capable of donating electrons, ठीक है। आप लोग कहोगे सर उनको जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देते हैं उनको तो लुईस बेस बोलते थे, है ना। लुईस बेस भी बोलते हैं, लिगेंड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आके हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी, ज्यादा फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 12, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। आप लोग बचपन से एक रिएक्शन करते आ रहे हो, ठीक है। ये वाली CH2 डबल CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लेटियम एंड 523, है ना। किया इन्होंने क्या किया? सरफेस मिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं अब हम। इस चीज ये समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एडजॉर्प्शन होगी, दोनों गैसेस एडजॉर्ब करेंगे इनके सरफेस पे, इनके सरफेस पे दोनों गैसेस एडजॉर्ब होंगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, यही होता है। तो डी ब्लॉक क्या करते हैं? सरफेस प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बनवाते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, क्लियर। तो यही दो पॉइंट है यहाँ पे, राइट डाउन। Many transition metals and their compounds act as a good catalyst for various reactions. आपके पास बुक होएगी। फर्स्ट पॉइंट आयरन मोलिब्डेनम एंड सेकंड निकल, ये मैंने लिख दिया, और थर्ड वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ये तीनों एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल्स लिखने के बाद लिखो एक्सप्लेनेशन। एग्जांपल्स लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन। देखो, फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म reaction intermediates with suitable reactants,
ठीक है, और वो दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, कौन से रास्ते से, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाले, ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। ठीक है, राइट डाउन दीज इंटरमीडिएट्स गिव reaction paths of lower activation energy and therefore increase the rate of reaction। सारे चैप्टर काम आ गए, सरफेस केमिस्ट्री भी आया, केमिकल किनेटिक्स भी आया। ठीक है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद रीजनरेट हो जाते, लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट लाइन लिख लो, द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म these reaction intermediates due to the presence of vacant orbitals or their tendency to form variable oxygen state वही जो पॉइंट हमने उसमें लिखा था, tendency to form complexes में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, they also provide suitable large surface area on which the reactions may be absorbed। Clear? That's it। आगे कुछ नहीं लिखना हमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड हमारा साफ ही है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, दैट इज 13th पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अगर आज आप लोग मेरे सामने होते को बहुत खुशी होती, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछना था। ये हमने सॉलिड चैप्टर में पढ़ा था, और मेरे को याद भी है कि कुछ बच्चों ने वो चीज समझी भी थी, है ना, और मेरे को बताया भी था कि सर हाँ जी ये ऐसे रहेगा, है ना, बहुत जल्दी पिक कर लेगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं, याद आया? ठीक है, देखो मैंने ऐसे समझाया था सॉल्यूशन चैप्टर में। ये जो लैटिस है, इसके बीच में जो स्पेसिस हैं, इनको बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। छोटे होते हैं साइज में, दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटा एटम ही आएगा, जैसे कि हाइड्रोजन का, बोरोन का, तो उनसे इनकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती हैं, इसलिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनवा पाते हैं। ठीक है, राइट डाउन। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म interstitial compounds with elements such as hydrogen, boron, carbon and nitrogen। The small atoms of these non-metallic elements get trapped in vacant spaces of the lattices of the transition metal atoms। क्लियर? ये शो कर देना, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे लिखो अलॉय फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड और अलॉय फॉर्मेशन में फर्क है। आपने अभी तक सुना होगा कि अलॉय होते हैं दो मेटल्स को मिक्स करना, है ना, बोरोन और इसको मिक्स करना, ये अलॉय नहीं है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। ठीक है, अलॉय तब बोलते हैं जिस एटम को मिक्स कर रहे हैं उसका साइज भी सेम हो। ठीक है, जैसे कि कॉपर जिंक। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल करता हूं। जैसे ब्रास है, ठीक है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो जिंक कॉपर का डी ब्लॉक के जो सीरीज होती है उसका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, बीच में आके कांस्टेंट हो जाता है ना, तो इसी कारण ये अलॉय फॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, देखो एक एटम ये डिफरेंट, ये तो एटम के साथ रिप्लेस इजीली हो जाता है, लैटिस खराब नहीं होता क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर? ये बना लेना, ठीक है, बुक से बना लेना, चाहे ये बना लेना, एक्सप्लेनेशन लिख लो। The transition metals are quite similar in size. And therefore the atoms of one metal can substitute the atoms of other metal in its crystal lattice।
एग्जाम्पल लिख लो, ब्रास, ब्रास इज अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है। ब्रोंज लिखना, ब्रोंज भी लिख लो, कॉपर एंड टिन, ब्रोंज, कॉपर, टिन, एसन, ठीक है बच्चे। चलो ये थे आपके 14 के 14 पॉइंट, ठीक है। सारे देखो हमने काफी डिटेल में पढ़े हैं, तो आप ये सोचो इसमें से क्वेश्चंस निकलते होंगे काफी ज्यादा, कितने लेक्चर्स लग गए हमें, ठीक है। सारा मैंने खुद लिखवाया है, मैंने आपको नहीं लिखने को दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि साथ साथ आपको सारे पॉइंट्स जितना जो भी लिखवा रहा हूँ सारा समझ आए, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, क्लियर। तो ये 14 के 14 पॉइंट हम टेस्ट लेंगे अब, ठीक है। और आपको असाइनमेंट मिल गई है सब्जेक्टिव, वो भी शुरू कर लेना, ठीक है। और बहुत जल्दी इसका टेस्ट होगा। इसके अभी डी ब्लॉक के 2 टॉपिक और रहते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ KMNO4 एंड प्रिपरेशन ऑफ K2C या 27 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे, क्लियर। ऑल द बेस्ट।